गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 13 जुलाई मंगलवार दिन है। क्लास 10th का आज बायोलॉजी है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में ह्यूमन डाइजेशन में मानव पाचन में दांत और जीभ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग आगे के जो पाचन की क्रियाएं हैं उसमें हम लोग चलेंगे। जैसे मुख गुहा में पाचन से होता है या पाचन में कितनी क्रियाएं होती हैं, फिजिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। तो इस तरह से जो है आगे हम लोग चलते हैं क्लास पर। थोड़ा सा इसको फिट कर लेते हैं, 2 मिनट टाइम लगेगा बस। आज डेट जो है 13 जुलाई 2021 है, मंगलवार। क्लास 10th साइंस में जो है आज बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ना है, जिसमें हम लोगों का टॉपिक रहा है मानव में पाचन। मानव में पाचन। हेलो, मानव में पाचन कुमार कौन जुड़े हैं? डाइजेशन ठीक है जुड़े रहो। इन ह्यूमन। 5 मिनट देखते हैं, बाकी सारे सबको जुड़ लेते हैं। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन। इसमें देखिए पाचन में हम लोग जो है पिछले क्लास में आपको दांत के बारे में बता दिया था। मानव में दांत किस प्रकार के होते हैं। दांत के बारे में आपको बता दिया कि गर्त दंती होता है मनुष्य का दांत, द्विबार दंती होता है और विषम दंती होता है। मनुष्य जो है दांत के बारे में पूरा बता दिया गया था। जीभ के बारे में बता दिया था कि स्वाद जीभ से लिया जाता है, कहाँ कहाँ पे कैसा। आज हम लोग जो है पाचन में देखेंगे कि पाचन मुख्य रूप से 2 तरह से होता है। पहला होता है भौतिक पाचन। भौतिक पाचन, भौतिक पाचन को बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। डाइजेशन PHYSICAL, फिजिकल डाइजेशन। इसमें देखिए क्या होता है। फिजिकल डाइजेशन में 2 चरण में पाचन शुरू होता है। फिजिकल डाइजेशन या भौतिक पाचन में क्या होता है कि हम भोजन को मैकेनिकली, या इसको बोल सकते हैं भौतिक पाचन को जो है यांत्रिक पाचन बोल सकते हैं। यांत्रिक पाचन, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे MECHNE, मैकेनिकल। मैकेनिकल डाइजेशन, DIGEFTION। फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे हम
कुछ कार्य करके इस पर जो है, जैसे मुख गुहा में भोजन को हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के पश्चात उसको हम अपने दांतों से चेविंग करते हैं, चिबाते हैं, उसमें हमारे जीभ भी हेल्प करती है। तो फिजिकल डाइजेशन में कौन कौन सा अंग कार्य करता है हमारा जो है, मुख गुहा से अगर शुरू करते हैं तो हमारा जो है दांत हो गया, दांत के बारे में कल बता दिया गया था। उसके बाद जीभ हो गया, जीभ, टीथ, टंग, इन दोनों के बारे में पिछले क्लास में बताया गया है। तो ये भौतिक पाचन करते हैं, जीभ और दांत। दांत क्या करता है कि भोजन को छोड़ता है मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से, है कि भोजन को जो है इकट्ठा करता है दांतों से चिबाने के लिए, इधर उधर जो भोजन छिटके रहते हैं उसको दांतों के पास लाता है। इस तरह से भौतिक पाचन होता है। दूसरा पाचन जो है रासायनिक पाचन होता है, रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन में जो है इसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में देखिए कहाँ होता है, आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो डाइजेशन होता है हमारे माउथ कैविटी से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से शुरू हो जाता है। तो वहां पे जो डाइजेशन होता है तो वहां हमारे मुख गुहा में जो है, मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों, लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार रस स्रावित करती हैं। लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार रस स्रावित करती हैं। लाल रस को बुक में दिया गया है लाला रस, लाला रस। ये कैसे क्या होता है, देखिए जब हम कोई स्वादिष्ट भोजन या कोई अच्छा मनपसंद जो है मिठाई, स्वीट्स जो होते हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो नेचुरली जो है हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वह जो पानी आ जाना ही क्या कहलाता है, लाला रस कहलाता है। लाला रस को ही लार रस भी कहते हैं, या केवल इसको जो है लार भी बोल सकते हैं, लार। और ये लार जो होता है वो कहाँ से निकलता है, लार हमारी लार ग्रंथियों से निकलता है, लार ग्रंथियों से निकलता है। और लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में कहाँ होती हैं, कहाँ होती हैं, मुख गुहा में होती हैं, और 3 जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि लार ग्रंथियों से लार का सिक्रीशन होता है, श्रावण होता है, जिसमें क्या होता है उसको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। इस लार ग्रंथि में लार में जो है देखिए, लार में क्या होता है, लार रस में क्या क्या होता है, इसमें जो है एंजाइम होगा। एंजाइम ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक क्रियाओं, जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को तेज करता है या उत्प्रेरित करता है। यहाँ पे आप तेज ही जानिए, आगे क्लास में आपको बताया जाएगा कि तेज या कम कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ आपको बस यही जानना है कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो रासायनिक क्रियाएं जो जीवों के शरीर में होती हैं, उस जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन रासायनिक रूप से होगा तो जैव रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो उस जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए एंजाइम का उपयोग किया जाता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम को हम बोल सकते हैं कि वह प्रोटीन युक्त पदार्थ, प्रोटीन युक्त पदार्थ जो शरीर में होने वाली
जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। वह प्रोटीन युक्त पदार्थ जो शरीर में होने वाले वह प्रोटीन युक्त पदार्थ जो शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। उन्हें एंजाइम कहते हैं। अर्थात एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक होते हैं। तो इतना एंजाइम के बारे में आप जान गए। आप लोग एंजाइम समझने के लिए आप लोग ध्यान देंगे कैसे पहचानेंगे। आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि 99% एंजाइम के नाम के अंत में ASE या एज शब्द आता है। शब्द को क्या बोल सकते हैं? जो अंत में लगता है एज शब्द आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं। उदाहरण देखिए। पहला ही उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जो हमारे मुख गुहा में जो एंजाइम होता है जो भोजन का पाचन शुरू नहीं करता है, उसकी उपस्थिति में भोजन का पाचन होता है। तो पहला ही एंजाइम है एमाइलेज। ये देखिए लास्ट में क्या होगा? लेज मतलब एज लास्ट में आया कि नहीं आया? एमाइलेज। और ये चूंकि लार में होता है तो इसको क्या बोलते हैं? लार को इंग्लिश में कहते हैं सैलाइवा। लार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैलाइवा कहते हैं। तो जो लार में एमाइलेज होगा उसको लार का एमाइलेज कहेंगे या सैलेवरी एमाइलेज कहेंगे। तो इसको जो है लार का एमाइलेज क्या है? एंजाइम है। तो ये सभी एंजाइम होते हैं जहां पे एज आएगा। मैक्सिमम केस में नहीं भी आता है एज, और कभी कभी नहीं भी आता है। जैसे प्रोटीन पाचन एंजाइम हो गया, उसमें नहीं आता है। या एक और एंजाइम देख लीजिए जो हम लोगों के आगे आएगा, लाइपेज। इसके लास्ट में नाम में आए अभी आएगा स्टमक में। मुख गुहा में बस एक ही एंजाइम पाया जाता है भोजन का पाचन करने के लिए, उसका नाम है एमाइलेज। और तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको आ जाएगा। ये शरीर में होने वाली क्रियाएं होती हैं, बाकी और भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जाइमेज। तो ये सभी एज लास्ट में आ रहा है, ये सभी एंजाइम है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसमें एज नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और ये एज नहीं लास्ट में है, लेकिन ये भी एंजाइम है। पेप्सिन भी क्या है? एंजाइम है। इसी प्रकार से है जो है रेनिन भी बच्चों के दूध को पाचित करता है, ये भी क्या है? एंजाइम है। तो कुछ एंजाइम को छोड़ करके बाकी एंजाइम के नाम के अंत में एज शब्द आता है। तो एंजाइम के बारे में इतना आपको बता दिया। एंजाइम शब्द बार बार आएगा तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं। एंजाइम का कार्य क्या है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को आसान बनाना, जल्दी से जैविक रासायनिक क्रियाएं संपन्न हो, इसके लिए एंजाइम का उपयोग हम लोग जो है करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए पाचन पे। गुहा में जो रासायनिक पाचन होता है, मुख गुहा में होने वाले राशन को हम लोग मुख गुहा में होने वाले रासायनिक पाचन को हम लोग, एक मिनट थोड़ी,
ओके, ठीक है। सुभाष कुमार का वेलकम है, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। सुभाष, आवाज जा रही है? सर। ओके, ध्यान से देखिए इसको जो है। तो कहाँ आप एंजाइम के बारे में देखे? अभी इसको फिर से रिवाइज भी कर दूंगा मैं। अब देखिए, हम लोग पहला पार्ट गुहा में शुरू होता है, मुख गुहा में ही पाचन शुरू हो जाता है। तो मुख गुहा में केवल किसका पाचन होता है? मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च का पाचन होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च। एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कैसे स्टार्च का पाचन होता है। देखिए, ये जो स्टार्च रहेगा ये मीठा नहीं लगता है, लेकिन इस पे जो है एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम जो होता है, एमाइलेज एंजाइम को एक और नाम से जानते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन, दोनों एक ही एंजाइम है, या तो टाइलिन कहेंगे या तो एमाइलेज कहेंगे। तो ये क्या करता है? ये पाचक रस को, मतलब जो मुख गुहा में पाचक रस होता है उसमें मिला होता है, और स्टार्च को जो है माल्टोज में बदल किसे बदल देता है? माल्टोज में। और माल्टोज जो होता है वो मीठा मीठा होता है, मीठा कार्बोहाइड्रेट है, मीठा कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो स्टार्च है ये मीठा नहीं होता है, ये मीठा नहीं होता है, लेकिन माल्टोज जो होता है वह मीठा होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कभी कभी कि जब हम ताजी रोटी खाते हैं, ताजा सूखा रोटी अगर मुंह में हम खाते हैं तो चिबाने के कुछ समय बाद वो हमको मीठी लगती है। ऐसा क्यों होता है? उसका उत्तर यहीं पे छिपा हुआ है कि रोटी में जो है स्टार्च होता है जो कि मीठा नहीं लगता है, तुरंत तो मीठा नहीं लगेगा हम खाएंगे तो, लेकिन जब हमारे लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम उस स्टार्च के पाचन में सहायता करता है और स्टार्च का पाचन होकर के माल्टोज शुगर बनता है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि मीठा शुगर होता है। उसके बनने के कारण, माल्टोज बनने के कारण हमारा रोटी जो हम खाते हैं वो मीठी लगती है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर जो है देना है। अब देखिए, हमारे लार में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है, और नाम देखिए कहाँ कहाँ एंजाइम होता है? लार में भी होता है, हमारे आंसू में भी होता है, और हमारे पसीना में भी होता है, तीनों जगह होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाहर से जो कीटाणु हमारे शरीर पे चिपकते हैं, पसीना में होता है उसको भी मारता है वो। आंसू में होता है, हमारी आंख खुली है, उसमें अगर कोई कीटाणु चला गया तो उसको मारता है वो। और हमारे लार में होता है, जो खाद्य पदार्थ जो भोजन हम खाएंगे उसमें जो कीटाणु रहेगा उसको मारेगा। उस लार में उपस्थित एंजाइम का एक और नाम है, जो एक और एंजाइम होता है उसका नाम है लाइसोजाइम। उसका क्या नाम है? लाइसोजाइम नाम है। तो लार में कितनी एंजाइम उपस्थित हो गई? एक हो गया लाइसोजाइम,
और दूसरा हो गया आपका एमाइलेज। लाइफोजाइम हो गया और एमाइलेज हो गया। ये दो तरह की एंजाइम जो हैं लार में हमारे उपस्थित हैं। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है तो माल्टोज बनाता है। और लाइसोजाइम क्या करती है? ये जो है भोज कणों में अगर कोई कीटाणु उपस्थित हो तो उसको मारती है और भोजन को सुरक्षित बनाती है। ये हो गया हमारे मुख गुहा में पाचन, माउथ कैविटी में पाचन। तो माउथ कैविटी में पाचन कैसे हो गया? भौतिक रूप से पाचन हुआ और रासायनिक रूप से पाचन हुआ, सभी जगह ये काम होता है। मुख गुहा में हम भोजन को चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, वो भौतिक पाचन हो गया या यांत्रिक पाचन हो गया। और जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे एमाइलेज जो है पाचित करके स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, मीठा शुगर में बना दिया, कार्बोहाइड्रेट में, तो ये जो हो गया यह रासायनिक क्रिया हो गई। तो आपको इतना पता हुआ कि मुख गुहा में जो है केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब देखिए मुख गुहा से भोजन जो है कहाँ पे जाएगा, तो आपको ये बता दे रहे हैं। ये हमारा ये मुख गुहा, ये हमारा होता है ग्रसिका। ग्रसिका या इसको ग्रास नली कहते हैं। यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है। मुख गुहा से भोजन ग्रसिका में आता है या ग्रास नली में आता है। इसको इंग्लिश में ओइसोफैगस बोलते हैं। PHAGOUS, ओइसोफैगस बोलते हैं। और तब ये जो है हमारे आमाशय में आएगा। आमाशय, आमाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमक कहते हैं, MACH। तो ये हमारा हो गया मुख गुहा। मुख गुहा से कुछ भोजन का पाचन हुआ जो कि बोलस बन गया। मुख गुहा में जब उसको चेविंग कर देते हैं, चबाए हुए भोजन को हम क्या बोलते हैं? बोलस बनते हैं। तो यहाँ पे मुख गुहा में भोजन क्या बन जाएगा? बोलस बन जाएगा। मुख गुहा में भोजन जो बनेगा उसको बोलस कहेंगे। बोलस क्या होता है? अर्ध ठोस भोजन। अर्ध ठोस भोज्य पदार्थ, मतलब जब उसको चबा करके आधा गीला कर देते हैं तो उसको बोलस कहते हैं। अब बोलस जो है इस ग्रासिका में होते हुए हमारे आंत में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आंत में आएगा। आंत में आएगा तो यहाँ पे चूंकि बहुत पतली नली होती है और भोजन हम एक बार में ज्यादा निगलते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो है ये गति कैसी होती है उसको देखिए। ये गति, उसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। इस ग्रसिका में कौन सी गति होती है? देखिए कुंचन गति। ग्रसिका में कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन गति होती है। कैसे होती है उसको देखिए। इसमें चूंकि ग्रसिका में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है और क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन जो आमाशय में चला आता है। क्रमाकुंचन गति कैसे होती है देखिए। जैसे ये ग्रसिका हो गई हमारी, ये ग्रसिका, लेकिन भोजन का कण थोड़ा बड़ा होता है तो इसमें आता है अगर, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। भोजन थोड़ा यहाँ ज्यादा हो गया तो चौड़ा हो गया, फिर प्रेशर बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, इधर पतला हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह से करता हुआ यहाँ पे भोजन जो है, तो यहाँ पे ऐसा क्रमाकुंचन गति होता है तो ये आमाशय में आ जाता है भोजन जो है। तो ग्रसिका में कोई भोजन हमारा पचित नहीं होता है। तो अगर हम लोग हेडिंग डालेंगे ग्रसिका या ग्रास नली, या इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, हैगस। ओइसोफेगस को एक और नाम देते हैं फूड पाइप। फूड पाइप कहते हैं इसको जो है। तो ग्रसिका या ग्राफ नली या ओइसोफेगस या फूड पाइप, ये सब इनके नाम हैं। और इसमें कैसी क्या होता है इसको देखिए। मुख गुहा से बोलस, बोलस क्या हो गया?
अर्ध ठोस भोजन ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति द्वारा, क्रमाकुंचन गति को कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम बता दे रहे हैं आपको, याद अगर नहीं करना है आज तो जानते रहिएगा, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट क्रमाकुंचन गति द्वारा या पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट द्वारा आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचता है, अर्थात ग्रसिका में भोजन का बिल्कुल पाचन नहीं होता है। बिल्कुल पाचन नहीं होता है। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, यह आपको पता होना चाहिए। मुख गुहा में होता है, मुख गुहा के बाद जो है सीधे आमाशय में पाचन होता है, ग्रसिका में या फैरिंग्स में या कहीं नहीं होता है। तथा कोई पाचक रस या एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, ग्रसिका में बस श्लेष्मा रहता है। श्लेष्मा मतलब लफलफा पदार्थ होता है जो क्रमाकुंचन गति करने में सहायता करता है। बाकी भोजन का बिल्कुल पाचन नहीं होता और भोजन जो है डायरेक्ट कहाँ चला आता है, आमाशय में चला आता है। अब हम लोग जो है अगला पॉइंट पे आएंगे, आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन इंग्लिश में लिखेंगे डाइजेशन इन स्टोमक। स्टमक, अब स्टमक का एक बार फिगर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए स्टमक किधर है, ये यहीं पे बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये हमारा हो गया ओइसोफेगस और ये हो गया हमारा अमाशय, ये हो गया ग्रसिका और ये हो गया हमारा मुख गुहा। तो देखिए आमाशय में भोजन करते हैं हम लोग जो है, यहाँ पे कपाट लगा होता है। ये कपाट जो होता है ये आमाशय के भोजन को मुख में नहीं जाने देता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर देखते हैं पेट दब गया है या कुछ गैस बना हुआ है, इंडाइजेशन हुआ है, तो ज्यादा प्रेशर जब इधर से पड़ता है तो ये ढक्कन कभी कभी खुल जाता है और हमारा भोजन जो है मुंह में आ जाता है, खाया हुआ भोजन, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो एक कपाट जो है भोजन को बाहर नहीं जाने देता है, मतलब ऊपर नहीं जाने देता। इसी तरह एक कपाट यहाँ भी होता है, यहाँ से हमारी आंत शुरू हो जाती है। आंत शुरू हो जाती है तो इतना यहाँ से यहाँ तक का भाग जो आमाशय का है, इसमें दो कपाट होते हैं। एक कपाट, कपाट मतलब दरवाजा, दरवाजा मतलब स्फिंक्टर, वाल्व जिसको बोलते हैं, जो एक ही तरफ को जाने देता है, दूसरे तरफ नहीं। इधर से इधर तो भोजन आ जाएगा लेकिन नीचे, ऊपर से नीचे आ जाएगा, लेकिन आमाशय से ओइसोफेगस या ग्रसिका में नहीं जाएगा। इसी प्रकार आमाशय में जो पाचन होगा भोजन का वो आंत में आ जाएगा, लेकिन आंत में जो पदार्थ रहेगा, जो पचित भोजन रहेगा, वो फिर आमाशय में नहीं जा पाएगा। उसको कौन रोकता है? उसको यहाँ पे जो कपाट लगे होते हैं वो रोकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आमाशय। आमाशय में पाचन होता है भोजन का। आमाशय में पाचन, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग हैं। तो आमाशय में देखिए पाचन के लिए पाचक रस होते हैं। तो आमाशय में जो पाचन होगा, आमाशय में आएगा आमाशयी रस।
अमाशयी रस, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय क्या होता है, क्योंकि ये इसमें HCl आता है। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमारे आमाशय की कोशिकाओं में जो ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, उतना डिटेल नहीं जानना है आपको, जो है या बता देता हूं। ये कहाँ से निकलता है, सीक्रेट कहाँ से होता है, ऑक्जेंटिक सेल से। ऑक्जेंटिक कोशिका से जो है ये निकलता है क्या, HCl, और ये आमाशय के माध्यम को अम्लीय बना देता है। अम्लीय क्यों बनाता है, अब पूछा जाएगा कि आमाशय में कैसा माध्यम होता है, या आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है। तो आप लोग बताएंगे कि आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। अम्लीय माध्यम कैसे होता है, क्योंकि वहां से जो है अम्ल का श्रावण होता है आमाशय कोशिकाओं से, जिसको जो है हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl कहते हैं। वही अम्ल अम्लीय माध्यम बनाता है। अम्लीय माध्यम क्यों बनाता है, और आमाशय में जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आमाशय में देखिए एंजाइम कौन कौन से होते हैं, वहां पे भी एमाइलेज होगा। जो लार वाला एमाइलेज था वो आमाशय में भी होगा, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। उसके बाद लाइपेज होगा, लाइपेज जो है वसा का करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का करेगा। उसके बाद छोटे बच्चों का अगर डाइजेशन हो रहा है तो वहां पे रेनिन होगा। रेनिन जो है दूध की प्रोटीन का पाचन करता है, ये एंजाइम है। इसके बाद बड़े लोगों में जो हो पेप्सिन होगा, पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है बड़े लोगों में प्रोटीन का पाचन करता है, जो कि अम्लीय माध्यम नहीं रहेगा तो ये पेप्सिन कार्य नहीं करेगा। इसलिए पेप्सिन को कार्य कराने के लिए अम्लीय माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इतना हम आपके बारे आमाशय के बारे में आपको बताए। आगे क्लास में बताएंगे कि कैसे ये सब कार्य करते हैं। एक बार जो हम लोग पढ़े उसको देख लेते हैं पूरी तरह से। देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग जो है। सबसे पहले हम लोग जो है आज भोजन के पाचन में भोजन को दो तरह से पाचित किए, भौतिक पाचन हुआ और रासायनिक पाचन। और भौतिक पाचन में भोजन को चिबाया गया, उसको जो है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट किया गया, जीभ से इधर उधर हिलाया गया मुख गुहा में, वो आपका हो गया भौतिक पाचन या यांत्रिक पाचन। और रासायनिक पाचन में मुख गुहा में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लार ग्रंथियां में लार निकला, उससे जो है लार रस जो निकला, उससे जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। लार रस में एंजाइम होता है, तो एंजाइम क्या होता है, जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं। और जैसे एंजाइम के नाम के अंत में एज शब्द आता है, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज। कुछ होते हैं जिसमें नहीं आता है, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ऐसे होते हैं। तो मुख गुहा में जो पाचन होता है वो क्या होता है, स्टार्च को बदल देता है, किसमें, माल्टोज में। स्टार्च मीठा पदार्थ नहीं है, माल्टोज मीठा पदार्थ है। तो यहाँ पे जो आपको बताया कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। इस तरह से हमारा आमाशय में पाचन हो जाता है। अब लार में क्या क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है और लाइसोजाइम एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करके छोटा कार्बोहाइड्रेट बनाता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करती है, जो हमारे भोजन कण में जो बैक्टीरिया या कीटाणु उपस्थित है उसको मारती है, भोजन को सुरक्षित बनाती है। और इसके बाद वहां से हम जो है भोजन का कण हमारे आ जाता है मुख गुहा में। मुख गुहा में पाचन होने लगता है। तो मुख गुहा में मुख गुहा में हो रहा था, वहां से हम आ जाते हैं ग्रसिका में, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में या ग्रसिका में या पाइप विंड पाइप नहीं, फूड पाइप में कोई पाचन नहीं होता है। बोलस पदार्थ बनकर किसमें आता है, क्रमाकुंचन गति द्वारा। क्रमाकुंचन गति आपको यहाँ दिखाया कैसे होता है। तो ग्रसिका में जो मुख गुहा से बोलस ठोस पदार्थ ग्रसिका में आता है और यहाँ पे क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। तो ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति होती है और आमाशय में पहुंच जाता है। क्रमाकुंचन गति हर जगह होती है, तो आमाशय में पहुंच जाता है। अर्थात ग्रसिका में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है और कोई पाचक रस या एंजाइम ग्रसिका में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको जानना है। फिर नेक्स्ट हो गया आमाशय में पाचन। आमाशय में कपाट लगे होते हैं, भोजन आने के बाद फिर बाहर नहीं जाएगा। आमाशय में एंजाइम होते हैं,
उसमें HCl माध्यम होता है, एमाइलेज, लाइपेज, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम होते हैं। तो अगले टॉपिक में हम आएंगे, अगले क्लास में आपको बताएंगे कि ये कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का जो है ये भोजन का पाचन थोड़ा सा कवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में या क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कैसा लगा आप लोग बताइएगा, इसके लिए आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप लोग ये रिकॉर्डेड क्लास भी है, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।